रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ 76 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 7, 5, 3 एंड 4, देन द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। देखिए बात ये हो रही है कि 76 को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। रेशियो का मतलब पार्ट ही होता है, मींस जो आपको रेशियो दिया हुआ है, गिवन रेशियो जो आपको है वो दिया हुआ है 7:5:3:4। यही गिवन रेशियो है। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट रेशियो के करस्पॉन्डिंग। स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है? 3। तो टोटल रेशियो कितना हुआ? टोटल पार्ट कितने हैं? 7 and 5 12, 12 and 7 19। टोटल पार्ट 19 है, उसमें से आपको 76 का थर्ड पार्ट देखना है, मीन्स 3/19 ऑफ 76 देखना है। ठीक है, 19 4 ज़ा 76 होता है और 3 4 ज़ा होता है 12। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. If rupees 782 be divided into 3 parts proportional to 1/2 is to 2/3 is to 3/4, then the first part is। देखिए आपको जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1:2, 2:3, 3/4। तो जब आपको फर्स्ट पार्ट का रेशियो निकालना है तो पहले तो आप ये फ्रैक्शन खत्म कर लो। उसके खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक लेक्चर में हमने देखा था इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो जब आप 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, फिर 2/3 को करोगे तो क्या आएगा 8, और 3/4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो ये जो आपका रेशियो था फ्रैक्शन वाला, ये इसके प्रोपोर्शन में आ गया 6:8:9। अब आपको क्या निकालना है? 782 का स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है, सॉरी फर्स्ट पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? मीन्स सिक्स पार्ट निकालना है। कितने के कॉरस्पॉन्डिंग? जितना इन रेशियो का टोटल आ रहा है। इनका टोटल कितना आ रहा है? 23। 23 से 782 को डिवाइड करिए। 23 में पहले तो ये 3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद बचा यहाँ पर 92, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स। तो 6 इंटू 34 करना है आपने। देखिए 6 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। 180 प्लस 24 मीन्स 204, यानी डी आंसर। मेंटल कैलकुलेशन का यूज करना है आपने टाइम सेव होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। ठीक है, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 40%, 50%, 75% रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट? देखिए इस क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से कैसे कर सकते हो कि आप इसको मान लो पहले 5K है, फिर 7K है, फिर 8K है। ठीक है, हम ये मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें रेशियो निकालना है। तो K अगर फैक्टर निकाल के भी लाओगे तो उसे कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो जिस चीज़ को कैंसिल आउट होना है उसको निकालने के लिए हमें मेहनत क्यों करनी? हमें सिंपली रेशियो दिया है 5:7:8। ठीक है, और वो बोल रहा है कि इन सीट्स को 40%, 50% और 75% करना है। तो परसेंटेज का अगर आप अभी तक देख चुके हो तो 5 को आपने 40% बढ़ाना है, मीन्स आपको इसको 5 को कितने टाइम्स कर देना है? 1.4 टाइम्स ऑफ 5 कर देना है आपने। ठीक है, रेशो में ही चल रहे हैं हम। 7 को आपने कितने टाइम्स बढ़ाना है? 50% बढ़ाना है, मीन्स आपने इसको 1.5 टाइम्स कर देना है 7 को। ठीक है, और आपने 8 को 75% बढ़ाना है, तो इसको आपने कर देना है 1.75 टाइम्स ऑफ 8। तो यही आपका रेशो आ जाएगा बस। अब यहाँ से देखिए रेशो क्या आ गया? 1.4 इंटू 5 7 आ गया। यहाँ से रेशो क्या आ गया? 10.5 आ गया। और यहाँ से रेशो क्या आ गया? जब 1.75 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.00। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कि देखो 8 को 1 टाइम करोगे तो 8 ही आ जाएगा, और 0.75 मीन्स 8 के 4 पार्ट में से 3 पार्ट। 8 के 4 पार्ट कितने हुए? 2, और उस 8 का 4th पार्ट कितना हुआ? 2, और उसके 3 पार्ट 2 इंटू 3 मीन 6। तो 8 इंटू 6 14। लेकिन अभी ये रेशो एग्जैक्ट टर्म में आया नहीं, बीच में क्या बच रहा है आपका? बीच में पॉइंट आ रहा है। इसको हटाने के लिए क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या आएगा? 14, यहाँ पे क्या आएगा? 21, और यहाँ पे क्या आएगा? 28। अगेन ये रेशो फर्दर भी सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? ये 2 आ जाएगा, 7 से कर दो, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4।
2 3 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। उनकी जो सैलरी थी वो 2:3 के रेशियो में थी। तो मान लो एक की सैलरी 2K थी और दूसरे की सैलरी थी 3K। के क्यों मानने की जरूरत पड़ रही है इसमें? क्यों? क्योंकि सैलरी को इंक्रीज कर रहा है। एक जगह रेशियो दिया हुआ है, एक जगह टोटल वैल्यू दी हुई है। तो अभी और कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने 2K और 3K मान ली। अब दोनों की सैलरी बोल रहा है कि इसने बढ़ा दी 4000 रुपीज से। तो यानी कि रवि की सैलरी हो गई 2K प्लस 4000 और सुमित की सैलरी कितनी हो गई? 3K प्लस 4000। और इसका जो रेशो आपको दिया है, इसने दिया है 40/57। इसको आपने सॉल्व करना है। यहां से आएगा 6K इज इक्वल्स टू 68,000 मीन्स K इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैं K नहीं निकालता हूँ, मुझे बेसिकली क्या निकालना है? सुमित की सैलरी निकालनी है। और सुमित की सैलरी कितनी है? 3K। तो मैं क्यों यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन वेस्ट करूँ? मैं यहाँ 3K ही निकाल लेता हूँ। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है, तो 3K कितना आएगा? 34,000। ठीक है ना? ये प्रैक्टिस का मैटर है। बेसिकली आपने क्या किया है कि स्टेप बचा लिया, अदरवाइज आप पहले K निकालते फिर अगेन उसे 3 से मल्टीप्लाई करते, तो फायदा ही कुछ नहीं है। 3K 34,000 आ गया। ठीक है, 34,000 तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि उसने पूछा कि 4,000 इंक्रीज करने के बाद सुमित की सैलरी कितनी है, तो इसमें आपको 4,000 ऐड भी करना है। तो जब ऐड करोगे तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Fifth question, a sum of rupees 427 is to be divided among A, B and C such that 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share all are equal. Thus share of C is, देखिए वो बोल रहा है कि 3 times A का जो शेयर है वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ B के शेयर के और 7 टाइम्स ऑफ C के शेयर के इक्वल है। ठीक है, तो ये रेशो नहीं दिया हुआ। इसको रेशो बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको K मान लो, तो A क्या आएगा आपके पास? K/3। B क्या आएगा? K/4। और C क्या आएगा? K/7। तो जो A/B/C का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? A/B/C। ये रेशो क्या आएगा आपके पास में? K/3 K/4 K/7। तो बेसिकली K तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से फिर ये क्या दिखा आपको? मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इसको डायरेक्टली लिख लो। 1/3 1/4 1/7। इसको भी सॉल्व करना है, सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। तो ये रेशो आपका फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा? 28:21:12। ठीक है, इसके इक्वलेंट ये आपका रेशो आ जाएगा। अदरवाइज आपको इतना सब नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो? ये आपको ऐसे दिख गया, तो ये किसके रेशो के इक्वल होगा? A/B/C। किस रेशो के इक्वल होगा? जो A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी 7 × 4 की मल्टीप्लाई कर लो 28। फिर B का लिखना है तो B का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उसको छोड़ दो, A और C की मल्टीप्लाई कर दो 21। फिर जब C का लिखना है तो C का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 12। तो अल्टीमेटली ये आ क्या रहा है? बेसिकली जैसे एलसीएम लेके आए हैं वही चीज़ आ रही है। उसको करने का एक शॉर्ट तरीका है, हमने बेसिक वीडियो में डिस्कस भी किया है। अब तो सिंपल ही रह गया। अब तो पूछ रहा है C का शेयर बताना है। C का शेयर कितना है? 12 पार्ट। 427 × 12 कितने पार्ट हैं? टोटल पार्ट कितना है वो देख लो। 28 + 12 40 और 21 61 पार्ट है, उसमें से 12 पार्ट है, जिसका आंसर कितना आएगा? 84। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पेंट्स नीड्स टू बी थिन्ड टू अ रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स पेंट टू 1.5 पार्ट्स वाटर। बेसिकली रेशियो जो दिया हुआ है बोल रहा है 2:1.5।
ठीक है ना। रेशो से मतलब क्या है कि टोटल 3.5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट वाटर है, 1.5 पार्ट, सॉरी 2 पार्ट पेंट है और 1.5 पार्ट वाटर है। ठीक है। तो द पेंटर हैज बाय मिस्टेक एडेड वाटर सो दैट ही हैज 6 लीटर ऑफ पेंट, 6 लीटर ऑफ पेंट इन विच हाफ वाटर हाफ पेंट। हाफ वाटर का मतलब 3 लीटर वाटर हो गया और 3 लीटर पेंट हो गया। What must he add? What must he add to make the proportion of the mixture correct? ठीक है। क्या चाहिए उसको? हमें चाहिए था कि 3.5 लीटर में 2 पार्ट वाटर हो और सॉरी 2 पार्ट पेंट हो, 1.5 पार्ट वाटर हो, या 7 लीटर में जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पार्ट पेंट हो और 3 पार्ट वाटर हो। 7 लीटर में ये होना चाहिए। अब उसके पास 6 लीटर है, वो मिक्सचर को कम तो कर नहीं सकता, मिक्सचर को बढ़ा ही सकता है। 6 लीटर में उसके पास ऑलरेडी 3 पार्ट वाटर है और 3 पार्ट पेंट है। उसे क्या ऐड करना है? हमें ये भी बताना है कि पेंट ऐड करना है कि वाटर ऐड करना है और कितना करना है। 6 लीटर में 3 वाटर है, 3 पेंट है। 7 लीटर बनाने के लिए 7 लीटर में 3 वाटर और 4 पेंट होना चाहिए। 6 पार्ट में 3 वाटर ऑलरेडी है मेरे पास में, मुझे 7 लीटर बना लेता हूं मैं प्रोपोर्शन करेक्ट करने के लिए। 7 लीटर बनाने के लिए क्या करूं? प्लस 1 लीटर पेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 7 लीटर। अब जब मैंने पेंट ऐड किया तो वाटर तो 3 पार्ट ही रहेगा और पेंट कितना हो जाएगा? 4 पार्ट। यही मुझे प्रोपोर्शन चाहिए था। तो मुझे क्या करना है? सिंपली 1 लीटर पेंट ऐड करना है। सिर्फ सोचा आपने, मेंटल कैलकुलेशन अप्लाई की, या कह लो कि मेंटल एबिलिटी अप्लाई की और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कोई इक्वेशन नहीं बनाई आपने, कोई इसमें बहुत बड़ा तामझाम नहीं किया। 7 देखिए, अलॉय ए कंटेन्स 40% गोल्ड एंड 60% सिल्वर। अलॉय बी कंटेन्स 35% गोल्ड, 40% सिल्वर एंड 25% कॉपर। अच्छा, परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये अलॉय ले लेते हैं, ये अलॉय हो गए। ठीक है, इसमें क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो अलॉय ए मैं इसको मान लेता हूँ कि मैं इसको 100 ग्राम ले रहा हूँ। 100 ग्राम में क्या है? 40% गोल्ड है, यानी 40 पार्ट गोल्ड है और 60 पार्ट सिल्वर है। कॉपर इसमें है ही नहीं, ज़ीरो है। फिर बी में क्या है? बी के भी अगर मैं 100 पार्ट काउंट करूँ तो बी के 100 पार्ट में क्या है? 35% गोल्ड, 35 गोल्ड है और 40 सिल्वर है, 25 कॉपर है। क्लियर है? दो ही अलॉय हैं। अब वो बोल रहा है कि अलॉय ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ 1:4। 1:4 रेशो का मीन्स कि अगर ए के आप 100 किलोग्राम या 100 ग्राम मिला रहे हो या 100 पार्ट मिला रहे हो तो बी के 400 पार्ट मिलाओगे। ठीक है, तो जब आपने न्यू मिक्सचर बनाया, ए के 100 पार्ट मिलाओगे उसमें, ठीक है, और बी के 400 पार्ट मिलाओगे। तो 100 पार्ट का तो ये कॉम्पोजिशन है मेरे पास। इसका जब अगर 400 पार्ट लेने हैं तो क्या करो? सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसके 400 पार्ट में, भाई 100 पार्ट में इसके 35 पार्ट गोल्ड है, तो 400 पार्ट में कितना गोल्ड होगा इसका? 140। 40 पार्ट सिल्वर है तो 400 पार्ट में 160 पार्ट कितना होगा? सिल्वर। और 100 पार्ट क्या होगा आपका? कॉपर। कोई भी मैं इक्वेशन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उससे समझ के हम बात कर रहे हैं। तो अब आपने एक पार्ट इसका लिया, 100 पार्ट इसके लिए और 400 पार्ट इसके लिए, तो न्यू जो आपके पास मिक्सचर बना उसके टोटल पार्ट कितने आए? 500। 500 पार्ट में गोल्ड कितना हुआ? 40 इसका और 140 इसका, यानी 180 पार्ट तो गोल्ड हो गया। फिर सिल्वर कितना हुआ? 60 इसका, 160 पार्ट इसका, 220 सिल्वर हो गया और सिंपली 100 कॉपर हो गया।
ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का रेशो पूछा गया परसेंटेज में। 500 पार्ट में गोल्ड कितना है 180 और सिल्वर कितना है 220, तो 100 पार्ट में कितना होगा, सिंपली इनको 5 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 पार्ट में कितना कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। 500 पार्ट में इतना है तो 100 पार्ट में कितना होगा। 180 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 36% बोल दो इसको, और जब 220 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 44%। तो गोल्ड और सिल्वर का रेशो पूछा गया है, कितना हो गया 36 एंड 44%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, इफ द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी इज इन रेशो 3:5। दो फ्रेंड है ए और बी, उनकी एज का रेशो कितना है, A:B, एज का रेशो बोल रहा है 3:5 है, ठीक है, और B:C की का कितना है, B:C, इनका रेशो है, इनका भी 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनकी एजेस का सम बोल रहा है, बी की एज पूछ रहा है। अब देखो ये इस तरह का हो गया, जब हमने शुरू में क्वेश्चन किया था कि दो रेशो दिए हुए हैं, हमें A:B:C चाहिए, A:B:C चाहिए, वो क्या आएगा। अभी तो हमारे पास सिंपल इसमें कॉमन फैक्टर बी दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यानी कि ऊपर इस वाले रेशो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस वाले रेशो को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये वाला रेशो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9:15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 15:25। तो दोनों में कॉमन लिंक बी था और वो कॉमन लिंक सेम हो गया, तो ABC का रेशो क्या आ गया 9:15:25। ठीक है ना। तो अब तो इसको कैसे भी कर लो, या तो के मान के निकाल लो या सिंपली इसको जोड़ दो, 25 एंड 15 40 एंड 9 49। यदि तीनों की एज का सम 49 है तो बी की एज कितनी है 15 ईयर्स है, क्लियर। लेकिन ये तो 49 नहीं है, ये कितना है 147। 147 कैसे बनेगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बेसिकली मैं इक्वेशन बना के नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सीधे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ अगर मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है। तो जब टोटल सम 49 था तो बी की एज थी 15 साल, लेकिन सम कितना दे रखा है 49 इंटू 3, तो बी की एज भी कितनी है 15 इंटू 3 मीन्स 45 ईयर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। Question number 9. What is the ratio whose terms differ by 40 and the measure of which is 2/7? ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो किया वैसे ही करो। 2/7 है रेशो, ठीक है। इसकी टर्म्स कितने से डिफर कर रही है 7 - 2, 5 से डिफर कर रही है, ठीक है। जब टर्म्स 5 से डिफर कर रही हैं तो रेशो कितना है 2/7, लेकिन मुझे तो कितने से डिफर कराना है 40 से, तो 40 से डिफर कराने का मतलब क्या है कि मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उस रेशो को निकालने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 8 अपॉन 7 × 8। बेसिकली जो के है, के फैक्टर है, वो ये आ गया, तो रेशो आपका क्या आ गया 16/56। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन 3 डिफरेंट मिक्सचर, पेट्रोल एंड केरोसिन 3 डिफरेंट मिक्सचर है, सपोज ए बी और सी मिक्सचर है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, मिक्सचर और क्या क्या दिया हुआ है पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन 3 मिक्सचर्स इज 1/2। तो जो मिक्सचर ए है ये क्या कहना चाह रहा है कि मिक्सचर ए के टोटल 2 पार्ट में से, भाई 1/2 का क्या मतलब है, टोटल 2 पार्ट हैं और 1/2 किसका दे रखा है पेट्रोल का, 1 पार्ट पेट्रोल है तो दैट मीन्स 1 पार्ट केरोसिन है। सिमिलरली मिक्सचर बी की बात कर रहा है, मिक्सचर बी के टोटल पार्ट कितने दे रखे हैं 5, तो कह रहा है इसमें से 3 पार्ट पेट्रोल है, तो यानी नेचुरली 2 पार्ट केरोसिन है। जब दो ही चीजों को मिला के बना है पेट्रोल और केरोसिन को, तो अगर 3 पार्ट इसके पेट्रोल है तो 2 पार्ट केरोसिन रहे हो। बाकी कंसंट्रेशन कितनी रही हो हमें उससे मतलब नहीं है, वो 10 लीटर हो 20 लीटर हो 100 लीटर हो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सी कितना है 5 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट 5 हैं, उसमें से 4 पार्ट पेट्रोल है,
तो नेचुरली 1 पार्ट केरोसिन होगा। ये बात आ गई, हमें पता चल गई। अब 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट वेसल्स एंड मिक्स। इसके 2 लीटर लिए, जब आपने इसके 2 लीटर ले लिए, पेट्रोल और केरोसिन की बात हो रही है, जब आप इसके 2 लीटर लोगे तो यानी 2 ही पार्ट लोगे, तो 1 लीटर पेट्रोल आया, 1 लीटर केरोसिन आया। ठीक है, इसके आपने लिए 3 लीटर। अब यहां ध्यान देना है, इसके आपने 3 लीटर लिए भाई, इसके 5 लीटर में 3 पार्ट पेट्रोल था, तो 3 लीटर में कितना होगा, 5 लीटर में 3 पार्ट पेट्रोल था। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 1 लीटर में 3/5 है, और 3 लीटर में कितना होगा, 3 इंटू 3/5 मीन्स 9/5। 9/5 को कैसे सॉल्व करना है, जब भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10, तो यानी क्या आ गया 1.8। 1.8 पेट्रोल है तो केरोसिन कितना हो जाएगा, 3 पार्ट में 1.8 पेट्रोल है, केरोसिन कितना हो जाएगा 1.2। उसके लिए कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। सिमिलरली सी का कितना लिया, 1 लीटर, सी का 1 लीटर लिया, 5 पार्ट में 4 पार्ट पेट्रोल है, तो 1 लीटर में कितना पेट्रोल होगा, अगेन यूनिटरी मेथड से निकाल लो, 4/5 मीन्स इसके हमने लिए 1 लीटर, तो इसमें 4/5 का मतलब 0.8 पार्ट इसमें पेट्रोल होगा और नेचुरली 0.2 पार्ट केरोसिन होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द न्यू मिक्सचर, तो अब ये तो सीधे सीधे निकल गया, पेट्रोल कितने पार्ट हो गया 2.8 एंड 0.8 मीन्स 3.6, और केरोसिन कितना हुआ 1.4 और 1 2.4। रेशो कितना आया, देखिए मैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम की हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि रेशो निकालना है, जो भी कॉमन फैक्टर रहा होगा वो कट जाएगा अपने आप। तो बेसिकली क्या आया 3.6 2.4, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3:2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई हमने इक्वेशन नहीं बनाई, सिर्फ हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉजिक को अप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर तरह से क्वेश्चन करना आना चाहिए, एक तरीके से फंस जाओ तो दूसरे तरीके से कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक एंड एमबीए इज 4:5। ठीक है, सपोज कोचिंग है, उसमें जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 4x बीटेक के हैं और एमबीए के कितने हैं 5x। द रेशियो ऑफ फीस कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ बीटेक एंड एमबीए स्टूडेंट इज 25:16। तो जो फीस कलेक्ट की उसको आप मान लो 25:16 के रेशियो में है, तो मान लो बीटेक वालों से 25y ली और एमबीए वालों से 16y ली। ठीक है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट इज 1.62 लैक्स। टोटल अमाउंट कलेक्ट किया सारे स्टूडेंट से, वो कितना है 1.62 लाख। टोटल अमाउंट कितना होगा, बीटेक के 4x स्टूडेंट हैं और 25y आपने फीस ली, तो 100xy। और इनसे कितना कलेक्ट किया 80xy। ठीक है, तो बेसिकली जो रेशो आ गया xy से, तो xy कैंसिल हो ही गया अपने आप में। ठीक है, तो जो रेशो आ गया वो आपका क्या आ गया 5:4 का रेशो आ गया फीस कलेक्शन का। टोटल फीस कितनी कलेक्ट हुई 1.62 लाख। एमबीएस पेरेंट से 4 पार्ट कलेक्ट हुए, तो 1.62, या आप इसको 1.62 ना करके पूरा लिख लो, 1,62,000 लिख लो इसको आप, 1,62,000। ठीक है, एमबीए वालों से 4 पार्ट कलेक्ट हुए आउट ऑफ 9 पार्ट्स, 5 and 4 9। सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है, कैंसिल कर लो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये 18,000 आ गया इंटू 4, 72,000 आ गया। ठीक है, इसको बिना एक्स वाई माने भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, तो आप उसको ट्राई कीजिए बिना एक्स वाई माने, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करके कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपके काम में आएगा। देखिए बोल रहा है 3 cats आर रोमिंग इन अ जू इन सच अ वे दैट व्हेन कैट A takes 5 step, B takes 6 step and C takes 7 step। ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है
कि जितनी देर में ये 5 स्टेप लेती है उतनी देर में ये 6 ले लेती है और उतनी देर में सी जो है 7 स्टेप ले लेती है। मीन्स आपको ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स। क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स ए बी सी की, ये दी हुई है आपको 5:6:7। और अब ये बात ध्यान रखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम होती है। तो जो टाइम होगा ना इनका स्टेप्स का, वो A:B:C का टाइम रेशो में रिवर्स, ये वाला रिवर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी A:B:C, ये टाइम A:B:C, ये इसका रिवर्स हो जाएगा 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 6 स्टेप्स ऑफ ए, 6 स्टेप्स ऑफ ए इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ बी इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ सी। ठीक है। स्टेप्स का रेशो, स्टेप्स का रेशो इसको कैसे निकलेगा, इसको आप के मान लो। तो स्टेप्स का रेशो क्या आ गया, स्टेप्स A:B:C, क्या रेशो आया, K/6 K/7 K/8। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशो पूछ रहा है। देखो स्टेप मतलब क्या है, डिस्टेंस। एक स्टेप में आप जितना स्टेप जितना ले रहे हो मीन्स आप उतनी डिस्टेंस चल रहे हो। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है STD, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। हमें टाइम दिया हुआ है, ये टाइम निकाला हमने, डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस का रेशो है, स्पीड पूछ रहा है। रेशो ही पूछ रहा है तो एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने की कुछ जरूरत नहीं है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो जो स्पीड का रेशो आ जाएगा, स्पीड का रेशो किसकी, A:B:C, वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशो क्या है, K/6 K/7 K/8। फिर इसके अपॉन टाइम भी करना है, टाइम ये है, इसका क्या होगा 1/5, इसके अपॉन में क्या होगा 1/6 और इसके अपॉन में क्या होगा 1/7। देखो के तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा अपने आप, तो ये आपका किसके इक्वलेंट आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 5, 6/5 6/7, सॉरी ये वाला रेशो होगा 5/6, ये 5 ऊपर जाएगा, 6 तो नीचे है ही है, 5/6, ये होगा 6/7 और ये होगा 7/8। ठीक है। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 8 मीन्स 56 से, तो 56 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 280। इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 8 48 से, 288। और अगला रेशो क्या आएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, अगला रेशो आएगा 294। क्लियर। ये रेशो फर्दर सॉल्व हो जाएगा 2 से, 140 is to 144 is to 147। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें कि हमने कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू करेक्ट नहीं की, और जो ये स्टेप दिया हुआ है बेसिकली कि जितने ये कैट ए टेक्स 5 स्टेप, बी टेक्स 6 एंड सी टेक्स 7, ये फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम नहीं है। स्टेप दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, जब आपको इसका टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1/फ्रीक्वेंसी। ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें ध्यान रखने की, तो टाइम को आपने उल्टा कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाए तभी करना है, अदरवाइज जो मैंने पहले तरीका बताया उसी से करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ए की फ्रीक्वेंसी ABC लिख लो, ABC। फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 की है 5, B की है 6 और C की है 7। ठीक है। और उसके बाद ये क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस,
डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 6 स्टेप ऑफ ए आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ बी एंड 8 स्टेप ऑफ सी। ठीक है, जब आपसे स्पीड पूछी जाए तो स्पीड के लिए आपको क्या करना है, जो ए की फ्रीक्वेंसी है उसको बी और सी के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 को 7 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 5 280। स्पीड की बात हो रही है और ये सब रेशो चल रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस जब आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद बी के लिए आपको क्या करना है, बी की डिस्टेंस छोड़ के बाकी दोनों से बी को मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 48, 48 इंटू 6 288। सिमिलरली अब तक आप समझ गए होंगे कि सी के लिए आपको क्या करना है, 8 को छोड़ के 42 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 42 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 294। जो पिछला मेथड मैंने बताया था वो आपको बताया कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये शॉर्टकट है। अगर आप समझ गए एक्चुअल में क्या हुआ है तो शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट अप्लाई करना भूल गया तो जैसे एक्चुअल कर रहे हैं वैसे कर दीजिए। तो अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन इज करेक्ट। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें कि इस तरह से दिया होता है कि जितनी देर वो 5 स्टेप ले रहा है, ये 6 ले रहा है, वो 7 ले रहा है, या दो लोगों में भी आ सकता है, ए और बी की ही बात हो सकती है। तब आप सिर्फ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि उसमें 4 तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे डी भी होता, सपोज डी में 9 और 10 कुछ दिया रहता, तो आप क्या करते, तो भी सेम ही काम करते। जब ए के लिए स्पीड निकाल रहे हैं तो ए वाला छोड़ के बाकी तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेथड आप 2 से लेके और कितने भी आपको दिए हुए हों, सपोज 5 तरह के एनिमल हैं, 6 तरह के एनिमल हैं, सब में अप्लाई कर सकते हो। टाइम सेविंग है, शॉर्टकट है, बट जब अच्छे से इसके ऊपर कमांड हो जाए तभी पेपर में अप्लाई करना है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी हैव अमाउंट्स इन द रेशो ऑफ 3:4:5। मैं पहले एक टेबल बना लेता हूं, ए बी और सी। देखिए अल्टीमेटली हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द फाइनल रेशो ऑफ ए बी सी। तो रेशो ही पूछा गया। मैं मान लेता हूँ इसके पास 3 रुपए थे शुरू में, इसके पास 4 रुपए थे, इसके पास 5 रुपए थे। कॉमन फैक्टर निकालने से कोई फायदा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली उसने कैंसिल ही हो जाना जब मैं रेशो फाइंड आउट करूंगा। तो देखते हैं विदाउट कॉमन फैक्टर निकाले क्वेश्चन हम कर पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट बी गिव्स 1/4 टू ए। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ, बी ने 1/4 ए को दिया और 1/4 दिया किसको, सी को दिया। बी के पास 4 रुपए थे, 4 रुपए का 1/4 कितना है, 1 रुपया, यानी इसने 1 रुपया ए को दिया और 1 रुपया सी को दिया। तो जब 1 रुपया ए को दिया तो इसके पास कितने हो गए, 4 रुपए। सी को 1 रुपया दिया तो इसके पास 6 रुपये हो गए। और इसने 1 रुपया इधर दे दिया, 1 रुपया इधर, इसके पास कितने बचे, 2 रुपये बचे। देन सी गिव्स 1/6 टू ए। सेकेंड इंस्टेंस में क्या हुआ कि सी ने 1/6 ए को दे दिया। इसके पास 6 रुपये थे तो इसने 1/6 यानी 1 रुपया ए को दे दिया। तो ए के पास कितने बचे, 5 रुपये बचे। बी के पास कितने बचे, 2 रुपये बचे। सी के पास कितने बचे, 5 रुपये बचे। पूछ क्या रहा है, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ अमाउंट ए बी एंड सी। इसके पास 5, इसके पास 2, इसके पास 5, यानी कि 5:5। सिंपली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। द इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 इफ ईच सेव्स ₹100 पर मंथ। देखें यहाँ रेशियो दिया हुआ है, यहाँ एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू दी हुई है, तो आपको एक कॉमन फैक्टर मान लेने में फायदा है। आप मान लो कि इसकी इनकम ए की 3x थी और बी की कितनी थी, 4x। ठीक है, इफ ई सेव ₹100 पर मंथ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। बेसिकली अब यहाँ देखो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसकी 3x टोटल सैलरी थी, ये 100 रुपये बचा लेता है, 100 रुपये एट द एंड ऑफ द डे इसके पास बच जाते हैं। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, टोटल सैलरी में से 100 माइनस कर दूं तभी तो इसके पास 100 रुपये बच रहे हैं ना। और सिमिलरली ये भी 100 रुपये बचा रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 4x माइनस 100 रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोल रहा है कि 3x माइनस 100 अपॉन 4x माइनस 100। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, अब तो आपको सॉल्व ही करना। सॉल्व करके क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 50। और पूछा क्या जा रहा है, फाइंड देयर इनकम, उनकी इनकम पूछी जा रही है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 50 आ गई तो 3x कितना हो गया, 150।
और 4x कितना हो गया 200, तो 150 एंड 200, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पूजा, शिप्रा एंड मोनिका आर 3 सिस्टर्स। पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस। पूजा और शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा और शिप्रा ट्विंस हैं, दैट मीन्स पूजा और शिप्रा की एज सेम है। द सम ऑफ एजेस ऑफ पूजा एंड शिप्रा इज सेम एज दैट ऑफ मोनिका अलोन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई पूजा और शिप्रा की एज x है और मोनिका की y है, तो ये कहना चाह रहा है कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, 3 years अर्लियर, 3 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा एंड मोनिका वॉज 2:7। 3 साल पहले पूजा की एज क्या रही होगी भाई, पूजा की एज आज x है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 3, और मोनिका की एज आज की डेट में y है, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी y माइनस 3। तो ये रेशो इसने दिया है आपको 2/7। तो सिंपल पता चल रहा है व्हाट विल बी द एज ऑफ शिप्रा 3 years हेंस। दो इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपके पास क्या आएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15। इसको सॉल्व कैसे करना है, 7x माइनस 2y, y इज इक्वल्स टू 2x, तो 2y इज इक्वल्स टू 4x, तो यहां से 7x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 5। तो यानी कि आज की डेट में जो शिप्रा की एज है, x को आपने क्या माना था शिप्रा और पूजा की एज, तो आज की डेट में शिप्रा की एज कितनी है 5 years है, लेकिन वो पूछ रहा है 3 years हेंस, आज से 3 साल बाद कितनी होगी, 5 + 3 कर दो 8 years होगी। 8 years इज द आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। Two alloys A and B composed of two basic elements. The ratio of the composition of the two basic elements in the two alloys are 5:3 and 1:2 respectively. ठीक है, दो अलॉयज हैं आपके पास A और B। ठीक है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है। इसमें फर्स्ट अलॉय के 5 पार्ट हैं और इसके 3 पार्ट हैं, और ये ध्यान रखो कि इसके टोटल पार्ट कितने हैं, ए के 8 पार्ट है। 5:3 का रेशियो है ना, तो टोटल पार्ट ए है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बेसिक एलिमेंट फर्स्ट काइंड का 5 पार्ट है और सेकंड काइंड का 3 पार्ट है। सिमिलरली बी के 3 पार्ट है और इसमें फर्स्ट काइंड के 1 पार्ट है और सेकंड काइंड के 2 पार्ट्स हैं। अ न्यू अलॉय एक्स इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 अलॉयज। ठीक है, न्यू अलॉय आपने एक्स बनाया, इन दोनों अलॉय को मिक्स करके इन द रेशियो 4:3, 4:3। इसके 8 पार्ट हैं, तो जब आपने अलॉय एक्स बनाया तो इसके 8 में से आपने 4 ही पार्ट लिए, तो 4 पार्ट लिए, तो फर्स्ट काइंड का कितना आया, सेकंड काइंड का कितना आया भाई, 8 पार्ट में 5 पार्ट फर्स्ट अलॉय के हैं, तो जब आप 4 पार्ट कर दोगे तो 8/2, तो 5/2 मीन्स फर्स्ट काइंड के 2.5 हैं, और इसको डिवाइड करोगे तो इसके 1.5 हैं। सिमिलरली बी के तो आपने कितने लिए, 3 ही पार्ट लिए, तो बी की कंसंट्रेशन तो 1 रहेगी और 2 रहेगी। ठीक है, तो इसका रेशो पूछा है आपसे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 3.5:3.5 रेशो ही पूछ रहा है। कितना रेशो हमें दिखाई दे रहा है, 3.5 सिंपली 1:1 दिखाई दे रहा है। हार्डली 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर आप इसको टेबल बना के प्रैक्टिस की आपके पास मास्टरी है, अदरवाइज तो इक्वेशन बनाते रह जाओगे, 2 से 3 मिनट आपको ये क्वेश्चन वेस्ट कराएगा। 17th क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन। इन ए हाउस देयर आर डॉग्स, कैट्स एंड पैरट्स इन द रेशो 3:7:5। ठीक है, डॉग, कैट और पैरट का रेशो है डॉग इज टू कैट इज टू पैरट, इनका रेशो कितना दिया हुआ है 3:7:5। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ कैट्स वॉज मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स बाय अ मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7। तो हम एक काम करते हैं कि टोटल डॉग मान लेते हैं 3 के, कैट मान लेते हैं 7 के, और पैरट मान लेते हैं 5 के। अब हमें कह रहा है कैट की वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो दिख भी रही है, 7 के, और डॉग कितने हैं 3 के, 7 के माइनस 3 के इक्वल टू, कह रहा है
बाय अ मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कोई ऐसा नंबर है जिसमें 9 और 7 आ रहा है, और कोई एक और फैक्टर भी हो p। ठीक है, p यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हमने एक नंबर बनाया जो कि मल्टीपल है बोथ 9 और 7 का। अब यहाँ पे p की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी आ सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है p की जगह आएगा क्या। 7k माइनस 3k कितना हुआ, 4k इज इक्वल्स टू 63 p। k की वैल्यू क्या आ गई, 63 p बाय 4, ये इंटू है, ठीक है ना, 63 इंटू p बाय 4। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेट्स इन द हाउस। मिनिमम कब आएंगे, पेट्स की वैल्यू मिनिमम कब आएगी। देखो पेट्स यहां से कितने दिख रहे हैं, टोटल पेट्स 7 एंड 5 12 एंड 3 15 के। 15 के इज द मिनिमम, 15 के इज द नंबर ऑफ पेट्स। और ये मिनिमम कब होंगे, जब k की वैल्यू मिनिमम हो। k की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब 63 p की वैल्यू मिनिमम हो। और 63 p की वैल्यू मिनिमम कब होगी, 63 p बाय 4 की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब आप 63 को 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब p की वैल्यू क्या हो, 4 हो, क्योंकि तभी तो क्या होगा, 63 इंटू 4/4 हो जाएगा ना। तो जब p की वैल्यू 4 होगी तो k की वैल्यू क्या होगी, 63, यानी k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, k मिनिमम इज इक्वल्स टू 63। थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है ये। तो यानी जब k की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 63 आ गई तो मिनिमम पेट्स ही पूछा है। तो यहां पे आप कर लो 15 इंटू 63, क्या होगा 945। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही कॉइन्स वाला बेसिक वीडियोस में भी किया था, उससे थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इन ए पॉकेट ऑफ ए द रेशियो ऑफ ₹1, 50 एंड 25 पैसे कॉइन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ऑड प्राइम नंबर पता होने चाहिए। 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर में मान लेता हूं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। और ऑड प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो अपने और ऐसे ऑड नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। उसमें भी 3 कंसेक्यूटिव बोल रहा है, तो मिनिमम ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3। उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 5। देखो ये प्राइम है कि नहीं, ये प्राइम भी है और ऑड भी है। 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड भी हो गए, प्राइम भी हो गए। अगला ऑड नंबर क्या है, 7। ये प्राइम भी है ऑड भी है, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आ गए। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में भी है 3, 5, 7। ठीक है, तो जो 1, ये चीज ही पहले तो इसमें फाइंड आउट करनी इंपॉर्टेंट है। तो जो 1 पैसा, 1 रुपीज, 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन है वो इस ऑर्डर में है। क्लियर। तो अभी मैं ये मान लेता हूं कि भाई इतने ही कॉइन है। 1 रुपीज के 3 कॉइन है, 50 पैसे के 5 कॉइन है और 25 पैसे के 7 कॉइन है। तो अभी उसके पास कितने रुपए हैं, उसके पास है 3 प्लस 2.5 प्लस 1.75, यानी कितने रुपए हैं उसके पास, 7.25। अगर ये कॉइन 3, 5 और 7 है तो उसके पास 7.25 रुपीज हैं। लेकिन उसके पास 7.25 रुपीज नहीं है, उसके पास रुपीज है कितने, 58। 58 रुपीज लाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पर भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 1 रुपए के उसके पास 24 कॉइन है, 50 पैसे के उसके पास कितने कॉइन है, 40 कॉइन्स हैं, और 25 पैसे के उसके पास कितने कॉइन है, 56 कॉइन्स हैं। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको। अब बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ ₹150 एंड दिस कॉइन्स आर रिवर्स्ड। क्लियर, यानी कि पहले 1 रुपए के 24 कॉइन थे, अब रिवर्स कर दो, इसको 1 रुपए के कॉइन बना दो। ये 50 पैसे का ही कॉइन रहा आपके पास में, 0.5
और ये 25 पैसे का कॉइन बन गया। तो बोल रहा है कि अब उसके पास कितने रुपए हैं वो बता दो, टोटल वैल्यू बता दो। नहीं, 56 1 रुपए के कॉइन है, इनकी वैल्यू तो 56 ही रहेगी, प्लस 40 कॉइन है 50 पैसे के, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, प्लस 24 कॉइन है 25 पैसे के, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, निकाल लो। 56 और 20 76 एंड 6 82, तो जो नई वैल्यू आई रिवर्स करके वो कितनी आई 82 रुपीज़। Question number 19. Seats for mathematics, science and arts in a school are in the ratio 5:7:8. ठीक है, हमें दिया गया है कि भाई कोई कॉलेज है, उसमें मैथ्स, साइंस और आर्ट्स की जो सीट्स हैं उनका रेशो है 5, 7 एंड 8। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि देर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय X%, Y% एंड Z% रेस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स इज 2:3:4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, ऐसा परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके देख सकते हो। वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू में सीट्स को इंक्रीज किया गया था कि भाई 40% इंक्रीज है, 70% इंक्रीज है। यहाँ पर क्या है, अननोन वैल्यू से इंक्रीज किया गया, X%, Y%, Z%। ठीक है, तो इस सीट को ये बोल रहा है इन्होंने X% इंक्रीज कर दिया, इसको Y% इंक्रीज कर दिया और इसको Z% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इस रेशो को मैं 5 के, 7 के, 8 के नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो इंक्रीज सीट्स का ना रेशो ही दिया हुआ है हमें, तो ओरिजिनल सीट और इंक्रीज सीट के रेशो को कंपेयर करा के ही हमें कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो के मानने का कोई फायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जब 5 को आप X% से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 को किससे बढ़ाना है, X% ऑफ 5 से। ठीक है, कहने का मतलब 5 में X% ऑफ 5 प्लस करना है, मीन्स 5 प्लस X% ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, X 5x बाई 100, मीन्स यहां से क्या आया 100 इंटू 5 प्लस 5x अपॉन 100। तो कहने का मतलब कि 5 को अगर आपने X% बढ़ाया तो एक मोटी मोटी बात यह है कि ये होगा 5 इंटू 100 प्लस X बाई 100। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर X% से बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू इंटू 100 प्लस X बाई 100। तो सिमिलरली जब आप इस सीट को बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगी 100 प्लस X इंटू 5 बाई 100। ठीक है, इसको आपने Y% बढ़ाया तो इसी की तरह ये क्या हो जाएगी 100 प्लस Y अपॉन 100 इंटू 7, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 थी, और जब इसको Z बढ़ाया आपने Z% तो ये हो जाएंगी 100 प्लस Z इंटू 8/100। ठीक है, तो जो इनका रेशो होगा सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, बेसिकली 100 तो तीनों में डिनोमिनेटर में है तो 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो X% Y% और Z% बढ़ने के बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 500 प्लस 5x इस टू 700 प्लस 7y इस टू 800 प्लस 8y 8z। ठीक है, ये इनका रेशो हो गया। वैसे तो आपको जब परसेंटेज पे हाथ क्लियर है तो इसके बाद आप सीधा ये स्टेप लिखोगे, परसेंटेज और रेशो पता है आपको, ये बीच के 2 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कई बार आदमी भूल जाता है, मैंने बता दिया। अब वो बोल रहा है रेशो ऑफ इंक्रीज सीट, मीन्स ये जो रेशो हुआ ये किसके प्रोपोर्शनेट है, ये है 2:3:4 के। अब तो आपको बस रेशो कंपेयर करके XYZ में देखना रिलेशन क्या रहा है। देखो XZ में रिलेशन दिया है, फिर YZ में, XZ में, XZ YX। देखो XZ में 3 रिलेशन दिए हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे ऊपर हमें क्या करना है, हमें 3 रिलेशन कंपेयर करने हैं।
तीन में से दो दो रिलेशन कंपेयर करने हैं, तो कौन से दो करें? पहले एक्स और जेड वाले कर लेते हैं, क्योंकि एक्स और जेड के ऑप्शन ज्यादा दिए हुए हैं। तो एक्स और जेड के जब रेशो आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? 500 प्लस एक्स अपॉन 800, सॉरी 500 प्लस 5x, x इंटू 5, और 800 प्लस 8z इक्वल टू क्या रेशो आएगा? 2/4। 2:4 मीन्स 1:2। तो यहां से क्या हो गया? 1000 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 800 प्लस 8z। ये 1000 इधर आएगा, या इस 800 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 10x इक्वल टू 8z। और अगर वैसे तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 5x इक्वल टू 4z। देखो कोई रिलेशन आ रहा है क्या? x 50 z 40। x को अगर आप 50 रखो, z को 40 रखो, तो ये बात नहीं बनेगी। x को 40, z को 75। x को 40 रखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45 ज़ा 200, 200 प्लस 100 300, और z को 75 रखो तो 75 4 ज़ा 300। अरे वाह, ये तो बात बन गई। ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है हमें यहाँ से। बेसिकली हमने क्या किया? सिर्फ एक इक्वेशन बनाई और देख लिया कौन सा रिलेशन उसको सूट कर रहा है। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे एक्स वाई जेड में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है खास। क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी अर्न इन द रेशो ऑफ 11:7। ठीक है, कोई दो आदमी है ए एंड बी, ठीक है, वो अर्न कर रहे हैं। अर्निंग को मैं ई से मान लेता हूँ 11:7 के रेशो में, तो यानी इसकी इनकम 11x है, इसकी 7x मान लूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ रेशो में दिया हुआ है और ऑप्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है दे स्पेंड इन द रेशो ऑफ 7:9। तो जो स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड जो कर रहे हैं वो 7:9 के रेशो में कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको 7x और 9x नहीं बोलोगे। कंफ्यूजन स्टूडेंट को क्या है कि इसको भी 7x और 9x बोल देगा। नहीं, ये रेशो है, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ और है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ और हो सकता है। आपको इसको y मानना पड़ेगा। अर्न करना एक अलग एक्टिविटी है, स्पेंड करना एक अलग एक्टिविटी है। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और 20 ही रुपए खर्च कर रहा हूँ, और सामने वाला 40 रुपए कमा रहा है और वो 40 के 40 खर्च कर दे रहा है। तो अर्निंग और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम नहीं हो सकता। ये स्पेंड हो रहा है, ठीक है। एंड देयर सेविंग इज इन द रेशो ऑफ 13:5। सेविंग जो है 13 है और 5 है। अभी देखते हैं सेविंग को मुझे कुछ मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पकड़ना कहां से है ये देखना है। देयर टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9600। हमने एक्सपेंडिचर इसको माना, टोटल कितना होगा एक्सपेंडिचर? 9y प्लस 7y मीन 16y, और ये दिया कितना हुआ? 9600। भाई कहीं से जब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है तो कहीं से तो उठानी है ना वैल्यू, कहीं से तो लेकर आना है उसको। यहां से मिलेगी, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 600। तो अब देखिए मुझे क्या मिल गया? y की वैल्यू मिल गई। इससे मैं दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर निकालने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बोल रहा है देयर सेविंग इज इन द रेशो 13:5। ठीक है, तो जो सेविंग है वो क्या होगी? ए की सेविंग क्या होगी? देखो 11x उसकी अर्निंग है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 7y। सिमिलरली बी की अर्निंग 7x है और एक्सपेंडिचर कितना है? 9y। अब इन्हीं का रेशो दे रखा है, बोल रहा है 13:5 है, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 13/5 दे रखा है। तो देखो बात क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू हमें पता है, तो y की वैल्यू पता है, इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 9y है। तो यहाँ से एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 55x माइनस 35y इक्वल टू 91x माइनस 117y। ठीक है, तो कहने का मतलब 18x यहाँ से आएगा आपका, 18x इज इक्वल्स टू 41y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 41
अपॉन 18 और y की भी वैल्यू रख दो साथ के साथ, y की वैल्यू क्या है 600। ठीक है, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ b। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में बड़ा तगड़ा कैच है। हमें क्या दिया गया है, ए एंड बी अर्न इन द रेशो दिस, दे स्पेंड इन द रेशो दिस, देयर एवरेज सेविंग इन द रेशो दिस। अभी तक कुछ नहीं बोला कि मंथली इनकम है या मंथली एक्सपेंडिचर है या क्या है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इफ देयर टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज दिस मच। यानी कि ये जो रेशो दिया गए हैं आपको तीनों, ये मंथ के हिसाब से दिए गए हैं कि मंथली सैलरी इतनी है, मंथली एक्सपेंडिचर इतना है, मंथली सेविंग इतनी है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, एनुअल सैलरी पूछी गई है। तो आप तो बोल रहे हो कि एनुअल सैलरी बी, बी जब एक्स निकल गया तो आपने बोला बी की एनुअल सैलरी कितनी है, इंटू 7 और कर दो। ठीक है ना, क्योंकि बी की एनुअल सैलरी तो 7x ही है ना। सॉरी, बी की जो सैलरी है वो 7x है, और 7x क्या है, मंथली सैलरी है, वो हमें यहां से पता चला। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, मंथली सैलरी है और पूछी क्या गई है, एनुअल सैलरी पूछी गई है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। यही इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त कैच है। इसको 12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली ये बेसिकली क्या आ गई, बी की सैलरी आ गई। ये यहाँ मैंने एक्स लिखा है, बट इसको आप अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या पढ़ सकते हो, बी की एनुअल सैलरी। अब तो आपको सॉल्व ही करना है, 3 से कर दो 4, 3 6 जा 18, ये क्या आएगा 100, 2800 इंटू 41। तो बी की जो एनुअल सैलरी है वो क्या आएगी 2800 इंटू 41, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 114800। ये बी की एनुअल सैलरी आएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी विद रेशियो 5:2:4:3। यानी कुछ भी सम, कोई भी सम हो सकता है, उसको 5:2:4:3 के रेशो में ABCD में बांट दिया गया। इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ B। C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिले, B का शेयर बताओ। देखिए यहां पे कहना चाह रहा है कि ABCD 4 लोग हैं, कोई भी सम था, हमें पता नहीं है, X वगैरह मानने की जरूरत नहीं है रेशो के। अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप मेरे ख्याल से इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे बिना मेरे बताए। इस रेशो में बांटा गया। अब मैं इसको 5K 2K 4K 3K भी नहीं मान रहा हूं, क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे स्केलिंग मेथड लगाने वाला हूं। कैसे कि भाई देखो, अगर इनको 5, 2, 4 और 3 रुपए मिले होते, ठीक है, 5K 2K 4K 3K नहीं मानना है, कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं लेना है। अगर ए को 5 रुपए मिले होते, बी को 2, सी को 4, डी को 3, तो भी रेशो तो यही रहता ना, 5:2:4:3। तो उस केस में सी को डी से कितने ज्यादा रुपए मिले होते, 4 - 3 मीन्स 1 रुपया ज्यादा मिला होता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिला, 1000 रुपये ज्यादा मिला है। तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये 1000 बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सी की इनकम 4000 रही होगी और डी की इनकम, डी को जो मिले होंगे वो 3000 रुपये मिले होंगे। ठीक है, हमसे बेसिकली क्या पूछा गया, बी को कितना मिला। इसको 4000 मिला, इसको 3000 मिला, तो नेचुरली इसको 2000 मिला होगा। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा जाता ए को कितना मिला, तो आप सीधे बोल देते कि भाई 5000 रुपये मिले उसको। ठीक है, तो आंसर इज ए। सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ इनकम ऑफ ए एंड बी are in the ratio of 3:4 and their expenditures in the ratio 4:5, find the ratio of their savings giving that B saves a third of his income। ठीक है, तो आप ये मान लो कि भाई जो इनकी इनकम है, A है और ये B है, इनकी आप मान लो इनकम 3 और 4 का रेशो है, तो आप मान लो कि भाई A की इनकम रही होगी 3x, तो नेचुरली B की इनकम रही होगी 4x। अब वो एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशो 4:5। तो एक्सपेंडिचर
इसको आप मानोगे 4y, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ और लोगे। क्यों? एक क्वेश्चन में हमने पहले भी बात की थी, क्यों लेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, x ही क्यों नहीं लिया? देखो अगर x की वैल्यू 1 है, हम मान लेते जैसे अभी जस्ट 21 क्वेश्चन में माना कि इसकी इनकम 3 रुपए, इसकी 4 रुपए, तो नेचुरली ये 3 रुपए में से 4 रुपए खर्च नहीं कर सकता ना, रेशो में अलग दिया हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अलग होने चाहिए। हो सकता है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है, तो यानी कि उसको 30 रुपए इनकम हो रही है और वो 8 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 40 रुपए इनकम हो रही है और वो 10 रुपए खर्च कर रहा है। तो दोनों मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आप सेम नहीं मानोगे, रेशो आ रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ और हो सकता है, इनको अलग अलग मानना है। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो क्वेश्चन में उठाना कहां से है, प्रोसीड कहां से करना है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स का हमें रेशो बताना है। गिवन दैट बी सेव्स थर्ड ऑफ हिज इनकम, यानी कि बी की इनकम कितनी है 4x, उसकी सेविंग कैसे आएगी, इनकम 4x है, एक्सपेंडिचर 5y है, तो 4x माइनस 5y उसकी सेविंग आएगी। और सेविंग कितनी बोला है, थर्ड ऑफ हिज इनकम, इनकम थी 4x, उसका थर्ड पार्ट सेव करता है, यानी 4x/3 सेव करता है। ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई यहां से, इसको आप सॉल्व कर लें। 12x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 4x, x और y का जो रेशो आ जाएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 15/8। क्लियर है? इस चीज को आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई 8x इज इक्वल्स टू 15y, 8x इक्वल टू 15y भी बोल सकते हो। रेशो दिया हुआ है, इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है आपने। हमें उनकी सेविंग्स का रेशो फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां से 3x माइनस 4y अपॉन 4x माइनस 5y, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, x/y का रेशो है आपके पास में यहाँ पे ना, उसी से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आप x की जगह अगर यहाँ पे 15 रख दोगे और y की जगह 8 रख दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज x/y करके देख लो या x की वैल्यू y की टर्म्स में रख के देख लो, बट सबसे आसान तरीका क्या है, देखो x और y का रेशो 15/8 है, तो x को आप 15 रख दो, y को 8 रख दो। अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहा भी होगा तो वो तो नेचुरली कैंसिल ही हो जाना है, x और y दोनों तरफ है, तो x की जगह 15 रख दो, ये आ जाएगा 3 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 8 और अपॉन 4 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशो क्या आएगा, 13/20। तो जो उनकी सेविंग्स का रेशो है दैट विल बी 13/20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसी क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग कैपेबिलिटी अपनी वाइड करें तो इसी क्वेश्चन को आप और कैसे बना सकते हो। देखो बोल रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4, रेशो में ही दिया है और रेशो में ही मान रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, सपोज ए की इनकम में मान लेता हूं 45 यूनिट्स, 3:4 का रेशो बना रहा हूं। ए की इनकम 45 यूनिट मान लेता हूं और बी की मान लेता हूं 60 यूनिट। देखो 3:4 का रेशो बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशो 4:5, इससे मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूं। ये बोल रहा है बी सेव्स अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, यानी बी कितना सेव करता है, बी की सेविंग कितनी हो जाएगी, एक 60 यूनिट अगर इनकम है, 60 रुपीज इनकम है, उसका थर्ड पार्ट सेव करता है, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 20 यूनिट, ठीक है। यानी ये कितना एक्सपेंड कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 40 रुपीज या 40 यूनिट, हम यूनिट में लेके चल रहे हैं, तो ठीक है। सिंपल, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं 4:5 से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को कहां से उठाया, जहां कुछ दिया हुआ है कि भाई बी की सेविंग 20 यूनिट है, नेचुरली उसका एक्सपेंडिचर 40 यूनिट रहा होगा। अब क्या करना है, ए का एक्सपेंडिचर अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगी, ए की सेविंग पता चल जाएगी, इसकी सेविंग पता है, मैं उनका रेशो निकाल लूंगा इजीली। अब वो कैसे निकालना है, देखो बी का एक्सपेंडिचर आ गया 40 यूनिट, अब यहां पे मुझे दिया हुआ कि इन दोनों के रेशो का एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:5, तो ए का जो एक्सपेंडिचर हुआ, ए का एक्सपेंडिचर क्या हुआ
4/5 ऑफ बी। जस्ट एक थिंकिंग प्रोसेस है, नथिंग एल्स। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 40 यूनिट, उसका 4/5 कितना होगा भाई, 40 को आपने डिवाइड किया 5 से तो 8 आया, 8 4 जा 32, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हुआ 32 यूनिट। तो ए की सेविंग्स कितनी हो गई, 45 वो अर्न कर रहा था और 32 उसने स्पेंड कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 13। और बी की सेविंग आपके पास कितनी आई थी 20 यूनिट, तो रेशो क्या आ गया 13:20। डायरेक्टली आपको बी आंसर मिल गया। अच्छा, आपको जरूरी नहीं है कि आप 45 और 60 माने, आप इन्हें कोई भी दो ऐसे नंबर मान सकते हैं जिनका रेशो 3:4 है। आप इनको क्या मान सकते हो, आप इनको मान सकते हो 60 और 80, उनका भी रेशो 3:4 ही आ जाएगा। आप इनको 150 और 200 भी मान सकते हो, कोई भी ऐसे दो नंबर मान लो जिनका की रेशो 3:4 है। आपका आंसर अपने आप 13:20 में आ जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप पिछले 2-3 क्वेश्चन देखें तो वो सब इसी इनकम और एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड हैं, बट उनको पूछने का अलग अलग तरीका है। कॉन्सेप्ट सब में एक ही काम करता है, लॉजिक सब में एक ही काम करता है, थिंकिंग प्रोसेस सब में एक ही काम करता है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इफ अ पर्सन ए एंड बी हैव इनकम्स इन द रेशो 7:5 एंड एक्सपेंडिचर इन द रेशो 3:2 एंड ईच वन ऑफ देम सेव्स ₹R। उनकी सेविंग को उसने R बोल दिया, तो एक इनकम पूछ रहा है कि भाई एक इनकम क्या होगी। तो यहां पे देखिए एक चीज समझ लीजिए कि यहां पे जो आंसर आएगा वो आर के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो आपका बी आंसर और सी आंसर तो आएगा ही नहीं, या तो ए आएगा या डी आएगा। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए कि इनका रेशो 7:5 है, तो एक की इनकम अगर आर के टर्म्स में आंसर आना है तो सिंपल आर आ नहीं सकता, 7R और 5R आंसर आएगा। तो आप देख के डायरेक्टली भी इसको डी लगा सकते हो, लेकिन हमें सॉल्व भी करना है, हमें देखना है 7R आ कैसे रहा है, तो वो देख लेते हैं। देखिए ए और बी दो लोगों की इनकम बोल रहे हैं 7:5 के रेशो में, तो हम इसको मान लेते हैं 7x और 5x। मैं आपको बिना x माने करके भी दिखा दूंगा, बट उसको अगर आपको समझ आ जाता है तो आप उससे कर सकते हो। मैं दो पार्ट में करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7x और 5x है, उनका एक्सपेंडिचर का रेशो है 3:2, तो एक्सपेंडिचर आप मान लो 3/2 है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इनकम का, एक्सपेंडिचर का, सेविंग का, इनका सेम नहीं मानना है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कभी भी अलग अलग हो सकते हैं। ईच ऑफ देम सेव्स ₹R, तो सिंपल सी बात है कि 7x इनकम है ए की, एक्सपेंडिचर है 3y, ये भी R बचा रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी की इनकम है 5x और एक्सपेंडिचर है 2y, सेव ये कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि दो इक्वेशन आई हैं आपके पास में, उनसे आपको x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, क्योंकि a की इनकम निकालनी है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, यहाँ इस वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो ये क्या होगा 14x - 6y इज इक्वल्स टू 2R, और ये क्या होगा 15x - 6y इज इक्वल्स टू 3R। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 14x - 15x मीन्स -x इज इक्वल्स टू -R और x इज इक्वल्स टू R, ठीक है। x इज इक्वल्स टू R आया तो एक ही इनकम आपसे पूछिए 7 × R, 7x है, x की वैल्यू R आ गई तो 7 × R आ गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक और मेथड क्या ले सकते हो, जैसे भी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था 7:5 के रेशियो में, तो आपसे मान लो इसकी इनकम 70 रुपये है, इसकी इनकम 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं इनकी सेविंग 3:2 के रेशियो में है, ₹R सेव कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ गया 70 - R अपॉन 50 - R इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व कर लो, R की वैल्यू आपके पास आएगी 10, ठीक है। जब R की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो वैसे तो आपको अभी पता चल जाना चाहिए R की वैल्यू 10 आते ही। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए की इनकम 7 × 10 और 10 क्या है वैल्यू ऑफ R, तो इनकम क्या हो गई 7 × R, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 70 ऑप्शन दिया होता तो 70 सही ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने ये तो 70 × 50 माना है, आप इसको 140 100 मान लो,
तो भी क्या होगा, तो भी आपका 7:5 का ही रेशो है। उस केस में क्या होगा, आपकी आर की वैल्यू आएगी 20। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक सोचने का तरीका है। अगर आप इतना सोच सकते हो ठीक है, अदरवाइज इस मेथड से जाइए। इस मेथड को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आई होप कि इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और देख लो कि इनकी सेविंग 3:2 के रेशियो में ही आएगी। ए की सेविंग कितनी होगी, 60 रुपीज, 70 माइनस 10, और इसकी 50 माइनस 10, 40। इनका रेशियो देख लो, 20 से कर दो, 3:2। 24th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ब्रदर्स ए एंड बी हैड सम सेविंग्स इन द रेशियो 4:5। भाई दो ब्रदर्स हैं, उनके पास में कुछ सेविंग्स है और सेविंग्स का रेशियो है 4:5। तो हम मान लेते हैं ए और बी। सेविंग्स मतलब उनके पास कुछ पैसे हैं, तो इसके पास 4x है, पैसे रुपए जो भी हैं, और इसके पास 5x है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर, शेयरिंग कॉस्ट इन द रेशियो 3:4। ठीक है, उन्होंने एक गिफ्ट खरीदना है और जो कॉस्ट को जो शेयर कर रहे हैं, उस गिफ्ट की कॉस्ट को 3:4 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। मीन्स ये 3y और ये कितनी देगा, 4y। अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सेम नहीं लेना है, क्योंकि सेविंग्स अलग रेशियो में हो सकती है, सेविंग कुछ अलग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ सकता है, और जो एक्सपेंडिचर है उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कुछ अलग आ सकता है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दे बॉट, इस चीज को ध्यान में रखना है। ए स्पेंट 2/3 ऑफ हिज अमाउंट वाइल बी इज लेफ्ट विद ₹145। आफ्टर दे बॉट, जब उन्होंने खरीद लिया, तो देखो इस लाइन को भी मैं छोड़ रहा हूं, ए स्पेंट 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, बी इज लेफ्ट विद ₹145, यानी बोल रहा है जब गिफ्ट खरीद लिया, बी के पास इतने रुपए थे, इतने उसने डाले गिफ्ट खरीदने में, उसके पास 145 बचे। यानी बोलना चाह रहा है कि 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 145। ये बात तो समझ आ रही है। पहली लाइन मैंने जो छोड़ी उसमें क्या बोल रहा है, ए स्पेंट 2/3 ऑफ इज अमाउंट, ए ने अपने अमाउंट का 2/3 खर्च कर दिया। इस लाइन का क्या मतलब है, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो उसने गिफ्ट में डाला वो 2/3 ऑफ 4x का है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि 2/3 ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 3y। नो, अगर ऐसे बोल दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, ये चीज नहीं बोलनी है। क्यों नहीं बोलनी है, यहां ये वो बोल रहा है आफ्टर दे बॉट, जब उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद ए ने अपने अमाउंट का 2/3 खर्च कर दिया। खरीदने के बाद उसके पास 2/3 अमाउंट बचा था जो कि उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास 0 बचा अगर उसने खर्च कर दिया। खरीदने के बाद उसके पास 2/3 अमाउंट बचा था जो उसने स्पेंड किया, खर्च किया। यानी खरीदा कितना का उसने, खरीदने में उसने कितने डाले, 1/3 अमाउंट डाला, तभी तो उसके पास 2/3 बच गया। 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 होता है। 2/3 अमाउंट उसके पास कब बचा, गिफ्ट खरीदने के बाद, यानी गिफ्ट में उसने कितना डाला, 1/3। बस इसी में क्वेश्चन का सार छुपा हुआ है। कह रहा है कि 1/3 इंटू 4x इज इक्वल्स टू 3y। जिन लोगों ने क्वेश्चन को ये उठाया उनका क्वेश्चन ही गलत, वहीं गलत हो गया। क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है। ठीक है, अब तो आप सॉल्व कर लोगे, अब तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहां से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 9/4y, 9/4y। ये आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई थी। तो आप यहाँ पे क्या करो, बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, देखो दोनों फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। ये देख लो पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट पूछा गया है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट क्या आएगी, 3x प्लस 4y, यानी y की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करो। y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। तो जब y की वैल्यू आपके पास 20 आ गई तो नेचुरली ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ये 60 हो गई, और ये चीज़ आपकी क्या हो गई, 80 हो गई। तो गिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 140। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। यथा कदा कभी कभी एक आधा ऐसा क्वेश्चन टकरा जाता है जो हमें यह सिखा जाता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रेशो और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सचर है।
ठीक है, तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट अभी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट मैं किसी दूसरे मेथड से पढ़ाता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो आप एज्यूम कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 सन्स ए बी सी। 3 लोग बच्चों के नाम पे उसने इतना अमाउंट जमा किया इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट आफ्टर 2, 3 एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। कि भाई 2 साल के बाद, 3 साल के और 4 साल के बाद उनको सेम अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, अमाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की नहीं हो रही है। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%, देन व्हाट इज द रेशियो इन विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर ए बी एंड सी। किस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो पहले तो ये समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, इनटू रेट इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए किया, बाई 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब यहां पे बात हो रही है अमाउंट की। अमाउंट मतलब कितने, कुछ साल बाद जो अमाउंट मिला वो अमाउंट क्या होगा। देखो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो सेम ही रहेगा ना। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट आपका एक्स था, ठीक है, तो एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इस अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है कि अगर उसने एक्स, वाई और जेड तीनों लोगों में इन्वेस्ट किया था। ए के लिए उसने इन्वेस्ट किए थे सपोज एक्स रुपीज, ठीक है, बी के लिए उसने इन्वेस्ट किए थे सपोज वाई रुपीज, और सी के लिए उसने इन्वेस्ट किए थे जेड रुपीज। ठीक है, तो जो उसने टाइम पीरियड दिया है उसके हिसाब से क्या हो गया, रेशो क्या आना चाहिए। देखो ए के लिए उसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5%, रेट सब में सेम ही है, तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा एक्स। ए के लिए एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए थे उसने, प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक्स इंटू 5% के हिसाब से 5, और 2 साल के लिए लगाया तो 2 डिवाइड बाई 100। ये अमाउंट ए को मिला आफ्टर 2 ईयर्स। फिर बी को जो मिलेगा, बी को क्या मिला, y प्लस वाई इंटू 5। बी के लिए उसने कितने साल के लिए लगाया, 3 साल के लिए, इंटू 3 बाई 100। और सी को क्या मिला, z प्लस z इंटू 5 इंटू 4 बाई 100। ठीक है, और क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है वो भी देख लो। क्वेश्चन में वो बोल रहा है दे गेट द सेम अमाउंट आफ्टर 2, 3 एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो अमाउंट है वो आपस में इक्वल है, ये सारा अमाउंट आपस में इक्वल है। एक्स प्लस दिस मच इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस। अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया, तो देखो 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप इसको 10 को कैंसिल आउट ना भी करो, सिंपल सॉल्व कर लो। यहां से 100x प्लस 10x मीन्स 110x इक्वल टू, इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं, 100 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या होगा 15, 115y, 115y इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 20, 120z। ठीक, पहले तो इसको और सॉल्व कर लो। देखो ये और सॉल्व हो जाएगा आपका, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 22x इज इक्वल्स टू 23y इज इक्वल्स टू 24z। ठीक है, अब हमें इसका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए एक मेथड तो क्या है, कन्वेंशनल मेथड, इसको इक्वल टू के मानो, फिर x इज इक्वल्स टू के बाई 22, y इज इक्वल्स टू के बाई 23, z इज इक्वल्स टू के बाई 24, एलसीएम लेके करो। दूसरा मेथड भी यही है, आप सबका एलसीएम लेके इससे डिवाइड कर दो। अदरवाइज क्या करना है, जब आपने x का रेशो लिखना है तो x वाला फैक्टर छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे जी 23 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, 23 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, आप 46 इंटू 12 कर सकते हो, वो कर लो इजीली। 46 इंटू 12 नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप 92 इंटू 6 कर लो। 92 इंटू 6 नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप 184 इंटू 3 कर लो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसका 2 निकाला, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली हो गया ना। 23 इंटू 24 नहीं कर सकते, 23 इंटू 2 तो कर सकते हो, यहाँ 12 रह गया। 12 की टेबल तो आती है, कर सकते हो, नहीं भी आती तो 6 की टेबल आती होगी, इससे फिर 2 निकालो, इसको दे दो। 46 इंटू 2 तो इजीली कर सकते हो 92। कैसे भाई, 45 इंटू 2 90 होता है, एक बचा दोनों तरफ से, वो 90, 45 इंटू 2 90,
और एक एक जो बच गया वो 92 बना दिया। वो भी नहीं कर सकते 3 इंटू 184 कर लो, उससे आपके पास में क्या आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 5 2। ठीक है, फिर इस टू वाई, जब वाई का रेशो लिखोगे तो वाई का फैक्टर छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 24 इंटू 22। अब 24 इंटू 22 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको क्या कर लो 48 इंटू 11 कर लो। 48 इंटू 11 भी नहीं कर सकते तो क्या कर लो आप इसको 44 इंटू 12 कर लो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में आके करना है, मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा 528। सिमिलरली जब आपने z का रेशो लिखना है इस टू z इक्वल टू, तो z वाला फैक्टर छोड़ दो, 22 इंटू 23 को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं हो सकता तो 11 इंटू 46 को मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 46 आपका आएगा 506। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन सा दिख रहा है 552, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, यानी पहला रेशो क्या आएगा 276 आएगा फर्स्ट रेशो, तो 276 इसमें भी है इसमें भी है, फर्स्ट रेशो से पता नहीं चल रहा है। दूसरा रेशो क्या आएगा 528 यानी 264 आएगा, तो बेसिकली ये 264 आ रहा है, बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा भी देख लो 506, ये क्या आएगा 253। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 25 क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर दूं मैं। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। सो कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।